हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वंस अगेन और स्वागत है आप सभी का। आई होप आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज मैंने जो आपका पेपर लिया है, ये मैंने आपका सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ से इसको डाउनलोड किया है। ओरिजिनल जो पेपर मतलब रियल पेपर वहाँ से हुआ था। इससे आप लोग भी बहुत ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो पाओगे। आपको पता चल पाएगा कि किस तरीके के क्वेश्चंस मतलब वहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा जाता है। ओके, तो हम देखेंगे इसको। ये आपका क्या है, ये आपका है, ये पेपर 1 है आपका। हिंदी और हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज है, इंग्लिश इसकी सेकेंड लैंग्वेज है। 150 क्वेश्चन है और 150 ही आपको करने हैं, ठीक है। इसकी ये जो आईडी वाईडी है वो सब है, देखेंगे हम इसमें। फर्स्ट क्वेश्चन से आज हम चाइल्ड एंड डेवलपमेंट एंड पैडागॉजी का जो हमारा फर्स्ट सेक्शन है उसमें से 15 क्वेश्चन को अभी करेंगे और पार्ट 2 जो आएगा उसमें 15 क्वेश्चन आपके फिर से। मेरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्पज़ ये है, मैं आप लोगों को ये सिखा पाऊँ कि क्वेश्चन को पढ़ते कैसे हैं। क्वेश्चन को मतलब एक बार पढ़ के समझ लिया ना तो समझ लो आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। कम से कम 90% आपका क्वेश्चन उसमें क्या हो गया, सॉल्व हो गया है। तो चलिए हम देखते हैं इसमें आपके क्या है। 30 क्वेश्चन है और 30 ही आपके मार्क्स होने वाले हैं। बाल विकास में आनुवांशिकता और परिवेश की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यानी कि आपकी जो हेरिडिटी होती है, आपकी जो आनुवांशिकता होती है और आपका परिवेश यानी कि जो आपका एनवायरनमेंट होता है, पर्यावरण होता है, उसके संबंध में देखो क्वेश्चन टॉपिक्स वही है इनके पास। जीन प्याजे हो गया, हेरिडिटी, एनवायरनमेंट हो गया और लिंग रूढ़िवादिता हो गया, जेंडर स्टीरियोटाइप, इस तरीके की। लेकिन देखना किस तरीके से क्वेश्चन को पूछा गया है वो आपको पकड़ना है इसमें। ओके, तो आप ट्राई कीजिएगा कि आप मुझसे जल्दी क्वेश्चन को पढ़ना स्टार्ट करें और मुझसे जल्दी अपने उसका आंसर आप उसमें सोच के रखें। और आपके उसमें लास्ट में जितने भी क्वेश्चन सही होते हैं आप कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के ज़रूर बताइएगा। तो इसमें हमें क्या करना, हमें आनुवांशिकता और परिवेश के बारे में कौन सा कथन सही है उसको क्या करना है, उसको ढूंढना। अब हम ऑप्शंस को देखते हैं। तो ऑप्शन है हमारा, परिवेश की भूमिका निश्चित होती है जबकि आनुवांशिकता के प्रभाव को बदला जा सकता है। बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे क्या होता है, आनुवांशिकता की तो निश्चित हो सकती है लेकिन परिवेश तो हमारा एनवायरनमेंट के तो हम जैसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये आपका क्या हो गया, इसमें गलत हो गया, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, आनुवांशिकता की भूमिका निश्चित होती है जबकि परिवेशीय कारकों का प्रभाव न्यूनतम होता है। जी नहीं, आनुवांशिकता जितनी इंपॉर्टेंट होती है उतना ही आपका एनवायरनमेंट भी इंपॉर्टेंट होता है। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, इसमें गलत हो गए। नेक्स्ट देखेंगे हम अपना, आनुवांशिकता और परिवेश दोनों की भूमिका निश्चित होती है और इसे बदला नहीं। बिल्कुल ही गलत बात है भाई। दो किसी की भी अगर ऐसा होता तो फिर मतलब बच्चा जैसे बचपन में हुआ था उसको कुछ नहीं आता। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो पहले नहीं पढ़ पाते लेकिन उनकी मेहनत और उनकी लगन उनको एक नेक्स्ट लेवल पे और असंभव को भी संभव करके दिखा देते। तो ये बिल्कुल भी डेफिनेट नहीं होता है। तो ये भी हमारा गलत हो गया। हमारे पास एक ही ये होता है, डिस्क्रिमिनेशन मेथड। मैं इसी से ज़्यादातर क्वेश्चंस करती हूँ, आप भी ट्राई कीजिएगा कि आप निगेटिव वर्ड्स को ढूंढ लें या फिर इस तरीके से चीज़ों को डिस्क्रिमिनेट करना सीखो। उसके बाद पहली बात तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचा है। मान लो दो भी बचे होते फिर भी हम इनको पढ़ते। अब ये क्या कह रहे हैं, विकास के विभिन्न क्षेत्रों में आनुवांशिकता और परिवेश के सापेक्ष प्रभाव अलग अलग होते हैं। ये आपका जो है बिल्कुल ही सही है। ये कह रहे हैं कि कभी आपका आनुवांशिकता का किसी पक्ष में ज़्यादा प्रभाव दिखता है और किसी में आपका एनवायरनमेंट का ज़्यादा प्रभाव दिख सकता है। तो ये ऑप्शन आपका सही हो गया। तो ये आपकी रणनीति होनी चाहिए क्वेश्चंस को पढ़ने की। ओके, विकास के चरणों के संदर्भ में 2 से 6 वर्ष तक की अवस्था को क्या कहा जाता है। यानी कि जो आपकी अवस्थाएं हैं वहां से भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन इसमें बनने वाला है। तो इसमें क्या है, अब हमारा 0 से 2 से तो क्या हो जाता है, शैशवावस्था हो जाती है। ओके, तो ये तो होगी नहीं। किशोरावस्था तो हमारी एडोलेसेंस 12 से 18 होती है, तो ये भी आपकी नहीं होगी। इसमें अब मध्य बाल्यावस्था नहीं होगी क्योंकि आपकी 6 से ये 12 तक जाती है। तो आपकी ये कौन सी हो जाएगी, अर्ली चाइल्डहुड यानी कि प्रारंभिक बाल्यावस्था का आपका ये समय माना जाता है ना। ये विकास के कौन से सिद्धांत के अनुसार गामक विकास शरीर के मध्य से शरीर के बाहरी सिरे की ओर होता है। ओके, तो इसमें हम देखेंगे फर्स्ट है आपका शीर्षगामी। शीर्षगामी को ही हम क्या कहते हैं, सिफेलोकॉडल। सिफेलोकॉडल आप ऐसे याद रखते हो, शीर्षगामी तो शीर्ष मतलब सिर, यानी कि सिर से पैर की तरफ जो आपका विकास होता है उसको हम कहते हैं शीर्षगामी। और जो आपका क्या होता है, गामक विकास शरीर के मध्य से, यानी कि जैसे आपका पहले आपकी हथेलियाँ मजबूत होगी, उसके बाद फिर आपकी फिंगर्स मजबूत होंगी। इस तरीके से जो हमारा सेंटर टू पेरीफेरी यानी कि हमारा बाहर की तरफ जो विकास जाता है वो आपका कौन सा होता है,
प्रॉक्सिमो डिस्टल यानी कि अधोगामी विकास। ओके, आपको इंग्लिश में भी इसको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए सेफेलोकॉर्डल क्या होता है, सिर से पैर की तरफ होता है, और आपका जो प्रॉक्सिमो डिस्टल होता है ये आपका होता है सेंट्रल टू पेरीफेरी। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट देखेंगे हम इसमें 4 वर्ष की रिया को उसके माता पिता से डांट पड़ती है। क्या पड़ती है? डांट पड़ती है। और जब वह सब्जियां खाने से इनकार करती है ना, उसके बाद क्या करती है, प्रतीकात्मक खेल खेलते हुए रिया इस व्यवहार का दोहराव अपनी गुड़िया पर करती है। उसका यह व्यवहार क्या दर्शाता है ना? तो उसका यह व्यवहार क्या दर्शाता है? उसका यह व्यवहार दर्शाएगा कि उसमें क्या करना है। अब उसका जो समाजीकरण हुआ है ना, तो वो समाजीकरण कहाँ से हुआ है? समाजीकरण हुआ है उसका अपने घर से, अपने माता पिता से। यानी कि जब घर से समाजीकरण होता है तो उसको हम कहते हैं प्राथमिक समाजीकरण। ओके, और घर के बाहर आपका स्कूल कॉलेज हो गया, आपका पड़ोस हो गया, इन सबको कहते हैं द्वितीयक। मीडिया हो गया, ये सारे क्या होता है? द्वितीयक हो जाते हैं, है ना। इनको देखेंगे हम। अनीता ने रश्मि का कलम ले लिया। अब कोई लड़की है, कौन? अनीता। वो क्या करती है? वो रश्मि का कलम ले लेती है। तो प्रतिशोध में यानी कि बदला लेने के लिए रश्मि ने अनीता का भोजन खा लिया। रश्मि क्या करती है? वो अनीता का भोजन खा लेती है। एक तीसरी लड़की है पूजा, वो यह सब देख रही थी किंतु उसने अध्यापिका को सूचित नहीं किया। वो देख रही थी कि उसने उसका पेन लिया, उसने उसका भोजन खा लिया, तो उसने फिर भी अध्यापिका को सूचित शिकायत उसने नहीं करी, क्योंकि दोनों ने एक दूसरे से बदला ले लिया। मतलब उसने क्या सोचा कि अगर उसने उसका पेन लिया तो उसने अब मतलब दोनों का बराबर हो गया, यानी कि टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा, जिससे जैसा किया उसको वैसा फल मिल गया। अब लॉरेंस कोहल वर्ग के अनुसार पूजा नैतिक विकास की कौन सी अवस्था पर है ना। तो वही देखो आपके पास गिने चुने टॉपिक हैं, बट उनको पूछना किस तरीके है, तो इस तरीके से ये क्या पूछेंगे आपसे, मतलब प्रयोग करके पूछते हैं। उसमें अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी जब भी आप उसका ऑप्शन दे पाओगे। तो इन्होंने यहाँ पे क्या पूछा है? टिट फॉर टैट वाला जो हमारा होता है वो। तो अच्छा लड़का, गुड बॉय गुड गर्ल, ये वाला नहीं है इसमें, क्योंकि वहाँ पे बच्चा इसलिए काम करता है ताकि लोग उसे गुड बॉय और गुड गर्ल कहें। उसके बाद है सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने का उन्मुखीकरण। सामाजिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए मतलब जो कार्य किया जाता है कि मतलब समाज में जो नियम कानून बनाए गए हैं वो टूटे नहीं, तो वहां पर हमारा ये होता। तो ये ऐसा भी कुछ नहीं हुआ यहाँ। दंड और आज्ञा पालन से, दंड यहाँ पे दिया नहीं, आज्ञा पालन का कोई भी डर नहीं था। तो यहाँ पे जो आपका एकमात्र जो ऑप्शन बचता है वो आपका बचता है यांत्रिक उद्देश्य उन्मुखीकरण। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में भी देख लेते हैं ताकि आपको आसानी रहे। इंग्लिश में इसको कहते हैं द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। क्या कहते हैं? द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन इसको कहते हैं। तो जहाँ पर इंस्ट्रूमेंटल वाला आएगा तो वहाँ पर टिट फॉर टैट की आपकी रणनीति लगने वाली है। तो इसमें ऑप्शन जो आपका सही होता है वो कौन सा हो जाता है? फोर्थ ऑप्शन आपका सही हो जाता है। ठीक है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे द्वारा संरक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान निकालने की योग्यता तार्किकता के किन आधारभूत पहलुओं पर निर्भर करती है। ओके, तो इसमें देखेंगे हम ऑप्शंस, अपने ऑप्शंस क्या क्या हैं। केंद्रीयकरण एवं प्रतिवरीयता। ठीक है, तो इसमें क्या होता है? केंद्रीयकरण क्या होता है कि बच्चे का ध्यान एक ही जगह पर मतलब केंद्रित होता है। वो चीज़ों को मतलब जैसे मान लो कि कोई यहाँ पे आपके पास एक बड़ा बर्तन है, उसमें आपने पानी भरा, एक आपके पास यहाँ पे कोई चौड़ा बर्तन है उसमें आपने पानी भरा, तो बच्चा क्या कहेगा? बच्चे को लगेगा ये वाला बड़ा है तो इसमें ज़्यादा पानी होगा, लेकिन पानी जबकि क्या होता है? बराबर। तो उसका क्या होता है? मतलब वो एक ही एस्पेक्ट को देख पाता है, जहाँ पे वो हमारा होता है केंद्रीयकरण। ओके, प्रतिवर्तीय यानी कि रिवर्सिबिलिटी, यानी कि अगर कोई चीज़ मतलब मान लो यहाँ पे 8 गोलियाँ थी, इस तरीके से रखी हुई थी, आपने क्या किया? उनको गोल गोल रख दिया, तो उसे लगेगा कि ये ज़्यादा या कम हो गई है, तो वो मतलब रिवर्स नहीं कर पाता है चीज़ों को। उसके बाद क्षतिपूर्ति और वर्गीकरण इसमें भी नहीं है, ये भी नहीं है आपका। सकर्मक अनुमान और क्रमबद्धता इसमें की नहीं, तो यहाँ पर जो आपका सही ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका विकेंद्रीकरण एवं प्रतिवरीयता। ओके, राघव एक झाड़ू पर इस तरह से चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े की सवारी कर रहा हो। एक लड़का है राघव, एक बच्चा है, वो क्या करता है? वो झाड़ू पर चढ़ता है, लेकिन चढ़ता स्टाइल इस तरीके से दिखाता है कि मानो किसी घोड़े की सवारी कर रहा हो। तो उसकी ये क्षमता क्या कहलाती है? तो यहाँ पे क्या हुआ? वो क्या कर रहा है? आत्म केंद्रित नहीं है वो। यहाँ पे ना तो वो संरक्षण कर रहा, ना क्रमबद्ध कर रहा, ना आत्म केंद्रित है। वो क्या कर रहा है? संकेत, मतलब एक संकेत उसने मान लिया, झाड़ू को क्या मान लिया? घोड़ा मान लिया है। तो वो एक सांकेतिक प्रस्तुतिकरण कर रहा है। ठीक है, आपको वर्ड्स को पकड़ना होता है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट है आपका लेव वाइगोस्की के निकटस्थ विकास का क्षेत्र सिद्धांत में शब्दावली निकटस्थ दर्शाती है कि दी गई सहायता शिक्षार्थी की वर्तमान दक्षता की तुलना में, है ना। अब ये क्या कह रहे हैं
लेबाइगोस्की का मतलब एक देखो, लेबाइगोस्की का जो सिद्धांत है वो ये बताते हैं कि मान लो आप सीटेट पास कर सकते थे, आपका ये सीटेट है, ठीक है, अभी आपकी तैयारी जो चल रही है वो यहाँ पे चल रही है, यहाँ पे हो आप, ठीक है, और सीटेट को पास करने का क्राइटेरिया ये है, यानी कि यहाँ तक आप पहुँच सकते थे, या फिर मतलब अगर आपको क्या मिल जाती, या अगर आपको थोड़ी सी किसी की हेल्प मिल जाती, या फिर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लेते, या फिर आप मतलब और भी चीज़ें हैं, चीज़ों को अच्छे से पढ़ लेते, यानी कि कोई एक टीचर, मान लो आप यहीं से पढ़ रहे हो, आपको कुछ सीखने को मिल रहा है, तो यहाँ से आपको क्या मिल रही है, हेल्प मिल रही है, तो जो आपकी हेल्प मिल रही है इसको क्या कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहेंगे, क्या कहते हैं, पाड़ या ढांचा कहते हैं, ओके। और समीपस्थ विकास, निकटस्थ विकास का क्षेत्र, ठीक है, तो ये जो आपका ये जो क्षेत्र है, ये आपका जो क्षेत्र है, ये क्या है, ये दर्शाता है कि बच्चा यहाँ तक मतलब पहुँच सकता था, तो वो जो सहायता होती है वो बच्चे की अभी वर्तमान स्थिति से कुछ अधिक होती है, तो ऑप्शन इसका आप में 2 सही हो जाएगा, कुछ ऊपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे नेक्स्ट है आपका, अक्रम किसी एक ब्लॉक के समूह के साथ खेलते हुए क्या करता है, स्वयं को निर्देश देता है, यानी कि स्वयं से बातचीत करता है। लेबाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार अक्रम के इस वाचन को हम क्या कहेंगे, इसमें देखो सीधा सीधा है, इसमें लेबाइगोस्की अगर कहेंगे तो वो आत्म केंद्रित वाचन, ईगो सेंट्रिक ना कह के क्या कहते हैं, व्यक्तिगत, क्योंकि व्यक्तिगत वाचन यानी कि निजी बाग, खुद को एक डायरेक्शन देना। बट जो आपके जीन ब्याज है उन्होंने इसको क्या कहा है, इन्होंने इसको कहा है ईगो सेंट्रिक, यानी कि आत्म केंद्रित वाचन। तो जीन ब्याजी के अनुसार अगर पूछेगा तो आपका ऑप्शन फर्स्ट सही होता, बट इन्होंने पूछा यहाँ पे लेबाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार, इसलिए हमारा इसमें सेकेंड जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा, व्यक्तिगत वाचन। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सामूहिक वाचन नहीं होगा, सामाजिक वाचन भी इसमें नहीं होगा। क्वेश्चन 10 देखेंगे हम, बहुआयामी बुद्धि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, यानी कि बहुबुद्धि का जो सिद्धांत है, जिन्होंने बोला है कि बुद्धि बहुत तरीके की होती है, तो वो आपका किसने दिया है, सीधा सीधा हार्वर्ड गार्डनर ने दिया है। बुद्धि के इस सिद्धांत से 100% आपसे एक क्वेश्चन पक्का पूछा जाएगा, फिर वो चाहे किसी भी तरीके से घुमा के आपसे पूछ ले, आपसे इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछेंगे कि एक बच्चा है, उसको मतलब मैं उसकी मतलब कैलकुलेशन बहुत अच्छी है, तो उसकी कौन सी है, गणितीय बुद्धि है ना, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इसमें। नेक्स्ट हम देखेंगे अब आपका है कथन और कारण। बच्चे भाषा को सीखने के लिए आनुवांशिक रूप से प्रवृत्त होते हैं एवं पर्यावरण इसमें कोई भूमिका नहीं निभाता है। बस जहाँ पे इन्होंने नहीं लगाया वहीं पे ये क्या हो गया, क्योंकि आपको भी पता है पर्यावरण की भूमिका बहुत ज़्यादा होती है, चाहे बच्चे का सामाजिक विकास हो, मानसिक विकास हो, फिजिकल हो, सब में किसकी भूमिका होती है, एनवायरनमेंट बहुत महत्वपूर्ण। तो ये हमारा क्या हो गया, गलत हो गया, ओके। उसके बाद देखेंगे भाषाई विकास केवल, मैंने आपको बताया ये निगेटिव वर्ड्स होते हैं, इनको तुरंत पकड़ लिया करो, भाषाई विकास केवल नहीं हो सकता, ओके। तो केवल आपका क्या है, निगेटिव वर्ड है, ये आपका निगेटिव वर्ड है, इसलिए आपका ये भी गलत हो गया। तो जहाँ पर दोनों गलत होंगे वही आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। ए और आर दोनों ही क्या है, इसमें फॉल्स है, गलत है। वंचित पृष्ठभूमि से आने वाले बच्चों के अधिगम एवं विकास के संदर्भ में कौन सा कारक संभावित जोखिम वाला है, यानी कि वंचित पृष्ठभूमि, यानी कि वो बच्चे जो कि अभी तक शिक्षा से वंचित रहे हैं और उन्हें समाज से भी वंचित रखा गया है, अलग थलग रखा गया है, उनको इंक्लूड नहीं करा गया, अगर ऐसे बच्चे का अधिगम और विकास आपको करना है तो कौन सा एक ऐसा कारक है जो कि जोखिम वाला है, यानी कि संभावित जोखिम वाला है, जिसको आपको नहीं करना है यहाँ पे, ओके। तो हम देखेंगे इसमें अध्यापकों को उनकी क्षमताओं के बारे में नकारात्मक सोच और उनके प्रति बहुत कम अपेक्षाएं, यही आपका इसमें ऑप्शन सही है। देखो क्यों सही है, समझो इस चीज़ को। अध्यापकों, जैसे मान लो कोई बच्चा है वो पिछड़ी पृष्ठभूमि से आया है, उसको नहीं पता है, पढ़ना लिखना भी नहीं जानता है, तो अध्यापक को क्या करना चाहिए कि उसके बारे में नकारात्मक सोच रखे, ये सोचे ये सीख नहीं सकता या कुछ कर नहीं सकता है, और उनसे अपेक्षाएं कम कर दे कि मतलब ये तो सीख ही नहीं सकता है, तो मुझे इससे क्या ही अपेक्षाएं होंगी। तो इन सारी चीज़ों का बच्चे पर बहुत ही निगेटिव फर्क पड़ता है। एज ए टीचर आपको ये सारी चीज़ें कभी भी नहीं करनी चाहिए, ओके। बच्चे आपके लिए सारे बराबर हैं और हर बच्चे में सीखने की संभावना छुपी होती है, बस आपको उसको देखना है, उसको समझना है, उसको पकड़ना है, और फिर उस जो लेवल पे वो समझ रहा है उसको उस तरीके से समझाना होता है, ओके। तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे व्रत कम अपेक्षाएं ये जो होती है ये कैसा है, जोखिम वाला का संभावित कारक है। दूसरा देखेंगे हम, पाठ्य पुस्तकों की कहानियों में सुविधा वंचित पृष्ठभूमि के बच्चे का मुख्य पात्र के रूप में प्रतिनिधित्व।
तो ये जो है आपका ये पॉजिटिव पॉइंट है। देखो कैसे, मान लो पाठ्य पुस्तक की कहानियाँ हैं, उसमें दिखाया गया है कि सुविधा वंचित जो यानी कि एग्जाम्पल उन्हीं का पेश करा जाएगा। जो एक सुविधा वंचित बच्चा था, उसने देखो इतनी सारी चीज़ों को अचीव कर लिया, उसने अपनी लाइफ में बहुत अच्छा किया, एज अ हीरो हम उसे दिखा रहे हैं। तो इसका क्या होगा, उनके ऊपर पॉजिटिव प्रभाव पड़ेगा। तो हमें पॉजिटिव वाला नहीं चाहिए था, तो ये हमारा इसमें गलत हो जाएगा, वैसे ये सही है। जहाँ तक संभव हो सके विद्यालय में दिए जाने वाले ज्ञान और स्थानीय ज्ञान के बीच जुड़ाव, यानी कि लर्निंग जो है आपकी वो आपके परिवेश से जुड़ी हुई होनी चाहिए। आपके जितने भी एनसीएफ है, जितनी भी एनईपी हैं, सारी इस चीज़ पे ही जोर देती हैं। ओके, कक्षा में विजातीय आधारित समूह बनाना, यानी कि विजातीय, आपको सेम समूह नहीं बनाने होते हैं, आपको अलग अलग प्रकार के समूह बनाने होते हैं, यानी कि विजातीय समूह बनाने होते हैं, जिससे कि क्या हो कि सारे बच्चे आपस में मिलजुल कर रहें। यानी कि आपको सारे बच्चों को लेना, ये नहीं होशियार को एक में कर दिया या फिर इस तरीके से, आपको सबको मिक्स करके, यानी कि डाइवर्सिटी में देखना है, और डाइवर्स में यूनिटी इन डाइवर्सिटी आपको खोजनी है। ओके, एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। एक विद्यालय लड़कियों को केवल संगीत और नृत्य प्रतियोगिताओं में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है। विद्यालय का यह दृष्टिकोण क्या दर्शाता है? यह सीधा सीधा आपका जेंडर वाइज दर्शाता है, यानी कि उनका मान लिया है उन्होंने कि लड़कियां ही इसमें अच्छी हो सकती हैं, नृत्य में और संगीत में सिर्फ लड़कियां ही अच्छी हो सकती हैं। तो इसमें जेंडर बाइस ये प्रदर्शित कर रहा है, ये जो विद्यालय है जेंडर आधारित रूढ़वादी धारणा को चुनौती नहीं दे रहा भाई, वो तो सपोर्ट कर रहा है उसको। लड़कियों और लड़कों की सहजात योग्यताओं में वृद्धि करने का व्यवहारिक उपागम है? बिल्कुल भी नहीं। यह प्रशासन के प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है? बिल्कुल भी भाई, यहाँ पे कुछ भी प्रगतिशील नहीं हो रहा है। यह सहजात योग्यताओं में वृद्धि करने का कुछ उपागम नहीं, ये सीधा है, यह जेंडर संबंधी पूर्वाग्रहों यानी कि जेंडर वाइज को दर्शाता है, सीधा सीधा इसमें। ओके, चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है आपका सेकेंड लास्ट क्वेश्चन। एक अध्यापिका पूरे वर्ष के दौरान अधिगम संबंधी गतिविधियों में संलग्न बच्चों का बारीकी से अवलोकन करती हैं, उनके कामों के नमूनों का संकलन करती हैं और प्रत्येक बच्चे के लिए अवलोकन डायरी भी रखती हैं। इस प्रकार का जो मूल्यांकन है इसको कहते हैं आपका सतत एवं समग्र मूल्यांकन। ओके, क्या कहते हैं इसको? सतत एवं समग्र मूल्यांकन, जहाँ पर बच्चे के हर पहलू का मूल्यांकन, यानी कि इसको हम कहेंगे कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव आपका मूल्यांकन। ओके, असेसमेंट ये होता है जिसमें बच्चे के मतलब पूरे साल के डेटा को हम रखते हैं और उसके मतलब बार बार उसकी हर चीज़ पर ध्यान देते हैं। तो ये आपका, और यही इस टाइम पे आपका जो बेस्ट मूल्यांकन बताया गया है वो आपका सतत और समग्र मूल्यांकन ही है। आज का देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। ये जो आपका पेपर सॉल्व करेंगे हम लोग, इसको 2 पार्ट्स में करेंगे। तो ये आपका पार्ट फर्स्ट है और सेकेंड पार्ट्स भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी इसका, तो आप लोग देखते रहिए इसको। देखते हैं हम क्वेश्चन को। आकलन का क्या उद्देश्य है? यानी कि असेसमेंट करते हैं हम, उसका उद्देश्य क्या है, एम क्या होना चाहिए? बच्चों को भय युक्त परिवेश में अध्ययन करने के लिए प्रेरित करना। भाई भय मुक्त होता तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाता है। इस तरीके से आपको शब्दों को पकड़ना है, भय युक्त नहीं बल्कि भय मुक्त। बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर चिन्हित करना, कभी भी हमें बच्चों को चिन्हित नहीं करना होता है। इसके बाद है अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, ये आपका ऑप्शन बिल्कुल ही सही है। यानी कि जो वो सीख रहे हैं उस पर अपना एक विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, अगर वो कहीं पे उनको दिक्कत आ रही है तो उनको भी समझा दो। इस तरीके से आकलन का मतलब होता है बच्चे को जो डिफ़िकल्टीज़ है उनको हम दूर कर सकें और बच्चे को एक मतलब अच्छे तरीके से हम चीज़ों को सिखा सकें। उसके बाद कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहन, ऐसा कुछ भी इसमें नहीं है, तो इसमें ऑप्शन जो हमारा है वो सही हो जाएगा। तो हमने 15 क्वेश्चन तक कर लिया है इसको, और नेक्स्ट जो 15 क्वेश्चन है वो हम सेकेंड पार्ट में इसके अपलोड करेंगे। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, और पसंद आया है तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो कर लीजिए, क्योंकि इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको यहाँ पर मिलती रहेंगी। मिलती हुई एक नेक्स्ट वीडियो में कुछ नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू रखिए। और देखो, मुश्किलों का आना पार्ट ऑफ लाइफ है और इनकी खोपड़ी में छेद करना आर्ट ऑफ लाइफ है, ये हमेशा ध्यान रखना। ये हमारे गौरव सर कहते हैं, तो मुझे उनकी ये लाइन बहुत पसंद है और मैं इसको फॉलो भी करती हूँ। तो फिर मिलती हूँ एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ जुड़े रहने के लिए, और जय हिंद।